हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 26 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सेक्टर एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्यमी भारत कार्यक्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, शनिवार 27 जून को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है और मुख्य रूप से एमएसएमई का क्या योगदान है उसको सराहने के लिए हर साल मनाया जाता है और किस तरह से नए लक्ष्य को तय किए जाते हैं। दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर का हमारे जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर रोजगार के दृष्टिकोण से। जो नई परिभाषाएं एमएसएमई के लिए दी गई हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता ही है। जैसे सूक्ष्म जो माइक्रो होते हैं उनमें निवेश की राशि 1 करोड़, निवेश की राशि 1 करोड़ दोस्तों। निवेश की राशि 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ तक। लघु को निवेश राशि 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम उसे कहा जाएगा जिसमें निवेश की राशि 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। ये इम्पोर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में इनका योगदान जो है देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान है और एक्सपोर्ट में लगभग 45 से 50% तक इनका योगदान है। सरकार के द्वारा इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं एवं पोर्टल शुरू किया गया है। उद्यमी पोर्टल, जिस पे उद्यमी लोग जाके यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आधार पंजीकृत करवा सकते हैं। रैंप योजना विश्व बैंक की सहायता से ये सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई की शिकायतों के जो है त्वरित निवारण के लिए ये मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, चैंपियंस पोर्टल। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित की गई पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार भवाइयार इतिवृत्तो के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं डॉक्टर जयंत कुमार और संगीता राय। पुस्तक है संस्कृति रत्न भंडार भवाइयार इतिवृत्तो। दोस्तों, इसका जो है रिलीज़ किया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया, विमोचन किया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर जयंत कुमार और संगीता राय। यह पुस्तक मुख्य रूप से जो है पूर्वी भारत की जो पारंपरिक और लोक सांस्कृतिक विरासत है भवाइया, इसके सांस्कृतिक महत्व पर ये आधारित है। ये भवाइया याद रखिएगा, भवाइया एक पूर्वी भारत का एक सांस्कृतिक विरासत है, इसी पे बेस्ड है ये पुस्तक। खासकर ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी जिले में, असम के गोलपारा क्षेत्र में, बांग्लादेश के रंगपुर संभाग में एक लोक संगीत है, एक फोक सॉन्ग है भवाइया। अगला है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला नेत्र प्रणाली समाचारों में रहा। यह मुख्य रूप से किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है। दोस्तों, ये रक्षा प्रणाली है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इससे पहले हम इजराइल से अवाक्स लिए थे, उसी तरह का स्वदेशी नेत्र प्रणाली है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। और इससे भारतीय जो है लड़ाकू विमान है उस पर ये इसको फिट किया जाएगा, लगाया जाएगा। मुख्य रूप से यह चर्चा का विषय है कि इसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है और भारत की जो हवाई रक्षा निगरानी है उसको मजबूत करेगा। इसमें रडार सिस्टम लगे होते हैं, देखिए रडार सिस्टम लगे होते हैं। इसी से किसी ड्रोन, विमान या जहाज़ों को ये रडार उसको ट्रैक करता है। डीआरडीओ द्वारा इसको ब्राजीली एम्बेयर 145 विमान और स्वदेशी रूप से विकसित रडार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को एकीकृत करके बनाया गया है। डीआरडीओ की दोस्तों स्थापना 1958 में की गई थी। पहले हमारे पास फाल्कन था, जो फाल्कन था इजराइल से आयातित था, लेकिन ये दूसरा हमारा है नेत्र, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। फाल्कन को IL-76 जो विमान है उस पर तैनात किया गया है। इसका रणनीतिक महत्व दोस्तों, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें ये इस टाइप के जो प्रणाली थी, अवाक्स प्रणाली, बहुत कारगर सिद्ध हुई थी, इसलिए भारत को ये ज़रूरत था। अगला है, हाल ही में राज्यसभा में नवनिर्वाचित एवं पुनर्निर्वाचित सदस्य के शपथ ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कथन 3 दिए गए हैं दोस्तों। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 10 नवनिर्वाचित एवं पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई, ये सही कथन है। आंध्र प्रदेश के शपथ लेने वाले सदस्यों में तेलुगु देशम पार्टी तथा जनसेना पार्टी के सदस्य शामिल थे, ये भी बिल्कुल सही है। ताई तगाक
अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये सही है। इसमें ये गलत है दोस्तों। प्रवीण चक्रवर्ती जो हैं ये तमिलनाडु से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। गुजरात से लिखा हुआ है लेकिन यहाँ तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु से चुने गए हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है इसमें, इसलिए 1 2 3 ये हो जाएगा। राज्यसभा आप सबको पता ही होगा भारत का उच्च सदन से कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम जो अधिकतम सदस्य हैं 250 238 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो इसमें राज्यसभा के प्रधान सभापति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। एक अस्थायी सदन होता है, इसे कहीं भंग नहीं किया सकता है और प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 जो है इसके सदस्य जो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कल ही कराया था। संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह दिवस वर्ष 1975 में लगाया गया आंतरिक आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी की स्मृति में मनाया जाता है, ये भी सही है। इस अवसर प्रधानमंत्री ने, जो मोदी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविताओं की पंक्तियाँ उद्धृत की, ये भी सही है। तो इसमें दोस्तों तीनों सही हो जाएगा। मैंने कल बताया था दोस्तों जो है आपातकाल जो है 3 आधारों पे, आर्टिकल अनुच्छेद 352 के आधार पे 3 आधारों पे आपातकाल लगाया जाता है। एक होता है युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो गया हो या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, इन 3 आधार पे आपातकाल लागू किया जाता है। 25 जून 1975 को जो है इमरजेंसी लागू किया गया था, इंटरनल आपातकाल। और उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, पीएम थी इंदिरा गांधी, और यह आपातकाल की अवधि थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा नई दिल्ली में विमोचित संस्मरण किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के जीवन पर आधारित है? तो ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। उनके द्वारा उनके मेमोयर पे जो है एक बुक रिलीज़ किया गया है और ये रिलीज़ किया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दोस्तों भारत और नासा के जो प्रोजेक्ट था एक्सोम मिशन, उसके सदस्य थे, 4 में से एक थे ये। और ये भारत का जो अपना मिशन है गगनयान मिशन, भारत का जो अपना मिशन है गगनयान मिशन, इसरो द्वारा यह पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, इसके भी ये सदस्य हैं। इसमें ये है कि इसका उद्देश्य ये है कि इसमें कुछ सदस्यों को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की जो निचली पृथ्वी कक्षा है लियो में भेजा जाएगा और सुरक्षित उन्हें वापस लाया जाएगा। इसमें लॉन्च व्हीकल LMV मार्क 3 का रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 4 गगनयानी यात्री शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं जिनको प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशांत नायक, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। इनको रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई है। अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट में अंतर होता है दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, रूसी कार्यक्रम में इसे कॉस्मोनॉट कहा जाता है और चीनी कार्यक्रम में यह टेकोनॉट कहा जाता है। भारत के अभियान में इसे गगन यात्री कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। वेनेजुएला की राजधानी कराकस के आसपास 39 सेकंड के अंतराल में 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 तथा दूसरे के 7.5 मापी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ने इस घटना को सिस्मिक डबलेट कहा है, बिल्कुल सही। ये तीनों कथन सही है दोस्तों। इसमें वेनेजुएला में कल ही भूकंप आया था जिसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई है और ये भूकंप 2 भूकंपों को सिस्मिक डबलेट का प्रभाव था। वो जो पहले की तीव्रता थी वो 7.2 थी, इसके बाद मेन भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आए उसकी तीव्रता और अधिक थी, दूसरे की 7.5 थी। और दोनों भूकंपों को समुद्री प्रभाव के द्वारा वेनेजुएला में भारी तबाही हुई है और लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों समझना पड़ेगा थोड़ा सा भूकंप, अच्छा वेनेजुएला भूकंप पे ये क्यों आया, कैसे आया। दोस्तों मुख्य रूप से देखिए ये साउथ अमेरिकन जो कंटिनेंट है वहाँ की प्लेटों की स्थिति है। ये है देखिए दोस्तों कैरेबियन प्लेट। आप सभी को पता ही होगा कि तो प्लेटों के मूवमेंट के कारण से ही पृथ्वी पर कई प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं, उनमें मूवमेंट होता है। उनके मूवमेंट के कारण से प्लेटें आपस में टकराती हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, दोनों को आपस में टकराव होगा तो दोस्तों जो भारी प्लेट होगी, जो छेपित प्लेट होगी, भारी प्लेट होगी, वो अंदर धंस जाएगी। जैसे मान लीजिए प्लेट भारी है तो ये अंदर धंस जाएगी।
और यहाँ पे पर्वत का निर्माण होगा। यहीं पे जो टकराहट होगी दोस्तों, ये ज्वालामुखी या प्लेट के निचली हिस्से पिघलेगा, ज्वालामुखी या भूकंप के ये कारण बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यही हो रहा है। जो कैरेबियन प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट है, ये प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से दोस्तों ये पूर्व की ओर मूव कर रही है। और जो आपका जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट, ये दोस्तों देखिए यहाँ इधर मूव कर रही है। ये डायरेक्शन दिखाया गया है, ये इधर मूव कर रही है। तो एक तरह से ये देखिए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यहाँ पर बन रहा है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बन रहा है। एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, और यही आपस में दोनों प्लेटें यहाँ पर रगड़ खा रही है दोस्तों। इसका एक देखिए यहाँ पे भी है दोस्तों, ये नजका प्लेट है। नजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में टकराई है, तो एंडीज पर्वत का यहाँ निर्माण बन रहा है। मैंने बताया कि 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी। देखिए यहाँ पर्वत बना, तो ये एंडीज बना यहाँ पे। और देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ से अलग हो रहा है, तो साउथ अटलांटिक जो है, साउथ ये ओपन हो रहा है। यही हुआ है यहाँ पे दोस्तों। वेनेजुएला यहीं पे स्थित है। देखिए वेनेजुएला जो है यहीं पे स्थित है, और दोनों प्लेटों का जो है यहाँ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे वेनेजुएला स्थित है। इस कारण से यहाँ भूकंप तीव्र गति से आया है, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत सैलो था। जो भूकंप था बहुत सैलो था, मात्र 10 किलोमीटर इसका जो केंद्र था। तो भूकंप के जो प्रभाव है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा विध्वंसक था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, जो वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में है स्थित है, जो कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकन विवर्तनीय प्लेटों की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, दोनों प्लेटें फॉल्ट के साथ क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर खिसकती है, जिसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहा जाता है। दोस्तों यहीं पे ये प्रक्रिया हुई है। जैसे मान लीजिए कैरेबियन प्लेट इधर जा रही है, और वेनेजुएला और जो साउथ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। वेनेजुएला इसी के आसपास है, दोनों सरक रही है दोस्तों। इसी को कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। यहाँ फॉल्ट पे दोनों प्लेट जो है सरक रही हैं, इसकी वजह से ये भूकंप यहाँ पे आया हुआ है। दोनों प्लेट एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं जाती हैं, बल्कि क्षेत्रीय रूप से एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। भूगोल की भाषा में ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहा जाता है, मैंने बता दिया। कैरेबियन प्लेट लगभग 2 सेंटीमीटर गति से ईस्ट की ओर बढ़ रही है। दूसरा एक और चीज़ है दोस्तों, द बोकानो फॉल्ट सिस्टम। वेनेजुएला के अंदर एक बहुत बड़ी दरार है, जिसे बोकानो फॉल्ट कहते हैं। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला से होते हुए गुजरती है, और यह क्षेत्र पिछले 100 से अधिक वर्षों से शांत था, जिसके नीचे भारी मात्रा में टेक्टोनिक एनर्जी जमा हो चुकी थी, जो अचानक बाहर आ गई है। और वेनेजुएला का लगभग 80% जो हिस्सा और आबादी है, इसी 100 किलोमीटर चौड़ी भूकंपीय पट्टी यानी सिस्मिक बेल्ट के ऊपर बसी हुई है। इसलिए जान माल का जोखिम हमेशा ज़्यादा बना रहता है। यही कारण हुआ दोस्तों। बस सिंपल भाषा में समझिए कि एक कैरेबियन प्लेट ये कैरेबियन प्लेट है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट जो है इधर की ओर मूव कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण से यहाँ पे भूकंप आया है। तो दोस्तों आज के करंट इतना ही था। थैंक यू।